नमस्कार। आज की वीडियो में बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक ये पुस्तक पढ़ रहे हैं और विचारकों की श्रृंखला में हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने मार्क्स के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत को देखा। आज उसी क्रम में हम मार्क्स के तीसरे सिद्धांत, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अगर ओवरऑल कहा जाए तो मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में उत्पादन और वितरण पर आधारित दो वर्गों को केंद्र बिंदु मानकर चलता है, जो कि अपने विरोधी हितों के कारण सदैव एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। मार्क्स समाज में दो वर्गों की विद्यमानता बताता है, एक वर्ग पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो कि उत्पादन के समस्त साधनों, भूमि, पूंजी पर अपना अधिकार रखता है, जिसे कि पूंजीपति वर्ग भी कहते हैं, और यह दूसरे वर्ग का शोषण भी करता है और दूसरे वर्ग के शोषण का लाभ भी उठाता है। वहीं दूसरा वर्ग श्रमिक वर्ग जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जीवन की जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं मूलभूत, उनके लिए वो साधन भी नहीं जुटा पाता, हमेशा वो शोषण करवाता रहता है पूंजीपति वर्ग से। और इस प्रकार से जो दो वर्ग हैं, पहले को शोषक वर्ग और दूसरे को शोषित वर्ग की संज्ञा दी जा सकती है। पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के विरोधी भी हैं। पूंजीपति जो है वो काम तो बहुत अधिक करवाना चाहता है मजदूर से, लेकिन उसे कम से कम मजदूरी देना चाहता है, जबकि मजदूर अगर काम करता है तो वह अधिक मजदूरी लेने की इच्छा रखता है। और यही कारण है कि जब हितों का मुद्दा आता है तो दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति आरंभ हो जाती है, और यही चीज़ दोनों वर्गों के बीच में वर्ग संघर्ष की बुनियाद को जन्म देता है। और यह वर्ग संघर्ष जो है वो निरंतर चलता आ रहा है। वर्ग संघर्ष की जो धारणा मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित की गई, उसमें वह कहता है कि पूंजीवाद का अंत होगा, इस प्रकार की संभावना को व्यक्त करता है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अवस्था में ही स्वयं विनाश के बीज निहित हैं। पूंजीपति ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहता है, जिसका परिणाम होता है थोड़े से लोगों के हाथों में समस्त धन का एकत्र होना, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की संख्या में निरंतर कमी और श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जाती है। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों की स्थापना करता है। उद्योगों के इस स्थानीयकरण के कारण श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना का जागरण होता है, उनमें एक की भावना आती है, और जिसके आधार पर वे पूंजीपति वर्ग से मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा उद्योगों में उत्पादन की मात्रा अधिक बढ़ने के कारण इसकी खपत के लिए दूसरे देशों में भी वो मंडियां खोजते हैं। विकसित पूंजीपति देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में भी अपनी पूंजी का निवेश करते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद जो है वो विश्वव्यापी या अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम बार बार आर्थिक संकटों की उत्पत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की स्थिति सुरक्षित नहीं रहती है। इस तरह से सभी देशों के श्रमिक जो हैं वो पूंजीपतियों के शोषण और अत्याचारों से इतने ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं कि वे एक सुसंगठित तरीके से आंदोलन करते हैं, और ये आंदोलन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लेता है। और यही कारण है कि जब पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच में संघर्ष होता है तो अंततः पूंजीपति वर्ग का अंत हो जाता है। पूंजी जो है उनसे सर्वहारा वर्ग छीन लेता है, और अब पूंजीपति वर्ग के स्थान पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार पूंजीवाद का अंत
और सर्वहारा वर्ग की स्थापना जो है वो मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का मूल उद्देश्य कहा जा सकता है। मार्क्स ने जिस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रतिपादित किया उसकी अनेक आधार पर आलोचना की जाती है। आलोचना के बिंदुओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामाजिक जीवन का आधार सहयोग संघर्ष नहीं। जैसा कि मार्क्स कहता है कि वर्ग संघर्ष यानी वो सामाजिक जीवन का मूल तत्व जो है वो संघर्ष को मानता है, जबकि इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि केवल संघर्ष ही सामाजिक जीवन का मूल तत्व है। वास्तव में अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति अगर होती भी है तो मानव समाज का अंत जो है वो कब का हो गया होता। संघर्ष की अपेक्षा समाज में सहयोग प्रेम की भावनाएं जो होती हैं वो भी होती हैं और समाज जो है इन्हीं पर टिका हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में भी मजदूर और मालिक के बीच के तालमेल को अगर हम देखें तो इन दोनों के तालमेल के आधार पर ही वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन संभव है। अगर पूंजीपति वर्ग मजदूरों का सहयोग नहीं करेंगे या मजदूर पूंजीपति वर्ग का सहयोग नहीं करेंगे तो कभी भी एक अच्छा उत्पादन जो है वो पूंजीपति वर्ग के द्वारा नहीं करवाया जा सकता। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मार्क्स ने सहयोग के जो तत्व की उपेक्षा की है वो वास्तव में उसकी बहुत बड़ी भूल कही जा सकती है। दूसरी इसकी आलोचना का बिंदु है समाज में केवल दो वर्ग नहीं। जैसा कि मार्क्स ने समाज के बारे में कहा कि समाज में दो ही वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। यहाँ उसने तीसरा वर्ग यानी बुद्धिजीवी वर्ग या जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं उसकी पूर्ण उपेक्षा की है, जबकि वकील इंजीनियर डॉक्टर अध्यापक ये सब मध्यम वर्ग में आते हैं और समाज के विकास में इस वर्ग का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक रोल हमेशा से रहा है। मध्यम वर्ग का जो स्वरूप है इसकी समस्याएं आवश्यकताएं जो हैं वो पूंजीपति और मजदूर वर्ग से सदैव भिन्न रही हैं और यही कारण है कि इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरी जो आलोचना है वो है क्रांति बुद्धिजीवियों द्वारा संभव। जैसा कि हमने मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में पढ़ा सर्वहारा वर्ग की क्रांति, ये कल्पना की गई है, ये वास्तविकता नहीं है। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था इतिहास की आर्थिक व्याख्या, जिसमें वो 6 अवस्थाएं बताता है कि 4 अवस्थाएं आ चुकी हैं और 2 अवस्थाएं आनी शेष हैं। वो 2 अवस्थाएं कौन सी हैं? सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था और साम्यवादी अवस्था। तो यहाँ जो वर्ग संघर्ष के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग की क्रांति की गई है वो एक काल्पनिक है, लेकिन अगर हम मानव इतिहास को उठाकर देखें तो हम इस चीज़ को पाएंगे कि जितनी भी मानव के इतिहास में क्रांतियाँ हुई हैं उनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के द्वारा नहीं बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग या जिसे हम मध्यम वर्ग भी कहते हैं इसके द्वारा किया गया है। तो अपने आप में मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अव्यावहारिक कहा जा सकता है। चौथी आलोचना है सामाजिक आर्थिक वर्ग अलग। मार्क्स ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें उसने एक त्रुटि की कि उसने सामाजिक और आर्थिक दोनों ही वर्गों को एक ही मान लिया। समाजशास्त्रियों का ये कहना है कि वर्गों को कभी भी केवल और केवल आर्थिक आधार पर नहीं बांटा जा सकता। समाज को ठीक और अच्छी तरह से समझने के लिए जाति धर्म शिक्षा वर्ग योग्यता सामाजिक स्तर इन सब आधारों पर बांटा जाना चाहिए, अन्यथा जो भी अध्ययन किया जाएगा वो एकाकी रहेगा। मार्क्स के द्वारा सामाजिक और आर्थिक वर्गों को मानने का कारण शायद यह रहा कि वह वर्ग की जो उसने धारणा बताई थी उसका प्रयोग केवल राजनीतिक दृष्टि से करना चाहता था और यही कारण है कि उसके इस दृष्टिकोण के कारण अनेक त्रुटियों का जन्म हो गया। अगली जो आलोचना की जाती है वो है राष्ट्रीयता की प्रबल भावना।
मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें वर्गीयता की भावना दिखाई देती है, जो कि मार्क्स की बहुत बड़ी भूल कही जा सकती है। जब भी हम वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना की तुलना करते हैं तो हमेशा राष्ट्रीयता की भावना प्रबल दिखाई देगी। इसका प्रमाण यह है कि राष्ट्रीय संकट के आने पर किसी भी राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति जो हैं वो एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। जैसे कि द्वितीय महायुद्ध के समय स्टालिन द्वारा सोवियत संघ के व्यक्तियों से वर्गीयता या साम्यवादी भूमि के नाम पर नहीं बल्कि सोवियत भूमि या मातृभूमि के नाम पर अपील की गई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब भी कभी वर्ग संघर्ष की स्थिति आती है तो और राष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति आती है तो उस समय वर्गीयता की भावना गौण हो जाती है और राष्ट्रीयता की भावना मूल में आ जाती है। अगला और अंतिम जो आलोचना की गई है, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं। जैसा कि मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि दो वर्ग और दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष, यह संघर्ष केवल एक राष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे विश्व में चूंकि पूंजीपति हैं, पूरे विश्व में चूंकि मजदूर हैं, तो यह विश्व की समस्या है जिसमें कि पूंजीपति के द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और इतिहास से ही इस प्रकार की पुनरावृत्ति चलती रही है। लेकिन यह बात सही नहीं है। मानव इतिहास को उठाकर देखें तो केवल वर्ग संघर्ष के कारण घटनाएं नहीं हुई हैं बल्कि धर्म, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा, भूमि, मानवीय भावनाएं, दुर्भावनाएं, ये भी संघर्ष के महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। तो केवल और केवल वर्ग संघर्ष को इतिहास का मूल आधार नहीं माना जा सकता। बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनके आधार पर इतिहास में संघर्ष होते रहे हैं। तो इस प्रकार से वर्ग संघर्ष की जो मार्क्स की धारणा है उसको पूर्ण रूपेण हम सही नहीं कह सकते। यह अलग बात है कि संघर्ष होता है, लेकिन केवल समाज में दो वर्ग की विद्यमानता जो है उसको स्वीकार करना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि मार्क्स ने एक जो समाज में विद्यमान दो वर्ग थे उनको स्पष्ट रूप से अपने सिद्धांत के माध्यम से दृष्टिगोचर करने का प्रयास जो है वो किया है।